हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें आज क्लास 6 के ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर 8 इंडियन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, क्या आप सबको पता है कि वेदर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर जो डे टू डे चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, उसको वेदर कहते हैं। वेदर में क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनसाइन etc। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स किए जाते हैं? टेम्परेचर, रेनफॉल और सनसाइन। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और कोल्डी, विंडी और काम। You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you do not need any warm clothing. You also like to eat or drink cold things. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes, which when it is very windy and chilly, you would like to have something hot to eat. अब देखो, सीजन के हिसाब से आप सबको मन करता होगा कुछ कुछ खाने का। अगर कभी लगातार गर्मी रहता होगा तो ठंडे खाने खाने का बहुत ज़्यादा मन करता होगा, और कभी कभी ठंडा रहता होगा तो गर्म खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन करता होगा। वो सीजन के हिसाब से होता है। ठीक है, और फिर इंडिया में कितने मेजर सीजन है? कोल्ड वेदर विंटर दिसंबर टू फरवरी होता है। ठीक है, हॉट वेदर सीजन समर मार्च टू मई होता है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनी जून टू सितंबर होता है। सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून ऑटम अक्टूबर एंड नवंबर में होता है। ठीक है, ये चीज तो आपको बेसिकली पता होगा, नॉर्मल वेदर के सीजन के बारे में है। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर क्या होता है? जिसमें सन का रेज ना डायरेक्टली नहीं किसी रीजन पे आता है। ठीक है, तो इस वजह से ना जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है। ठीक है, तो इसी को विंटर बोलते हैं। हॉट वेदर सीजन और समर क्या होता है? जब सन का रेज डायरेक्टली आता है और फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसको हॉट वेदर सीजन समर कहा जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स आर कॉल्ड लू, ब्लो ड्यूरिंग द डे। और लू ना, जब गर्मी का मौसम आता है तो लू बहते हैं। नॉर्थ साइड में, इंडिया के नॉर्थ साइड में आप सुने होंगे कि एक लू हवा होता है, वो लू बहता है। ये सीजन है, सीजन का मॉनसून का ये है कि गर्म मौसम में लू चलता है, जिससे गर्मी लगती है, गर्म लग जाती है। ठीक है, साउथ वेस्ट सीजन और रेनी सीजन। रेनी क्या होता है? दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land. They carry moisture with them. When these winds strike the mountain barriers, rainfall occurs. जब ना अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ना हवा चलती है, विंड चलती है, और फिर वो ना अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है हवा। ठीक है, और जब वो माउंटेन बैरियर से टकराती है ना, तो फिर रेनफॉल ऑकर होता है। ठीक है, यही है रेनफॉल, रेनी सीजन का यही है। इंडिया में रेनी सीजन के होने का कारण यही है कि जब बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से विंड चलती है और फिर वो जब माउंटेन बैरियर से जाके टकराती है तो फिर रेनफॉल होता है। सिंपल। सीजन और रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। ऑटम क्या होता है? winds move back from the mainland to the Bay of Bengal. This is the season of retreating monsoons. The southern part of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. जब ना मॉनसून का रिट्रीट हो जाता है, मतलब मॉनसून कहीं से जाता है, किसी भी प्लेस से मॉनसून अब खत्म हुआ, तो उसके बाद जो सीजन स्टार्ट होता है वो होता है ऑटम। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली जब यहाँ नॉर्थ साइड में मॉनसून, ये पर्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, मतलब साउथ साइड में होते हैं रेनफॉल के बाद। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. देखो, वेदर क्या होता है? वेदर ना डे टू डे फेनोमेना है। अगर आज गर्म है कल ठंडा हो जाएगा तो ये वेदर है। पर क्लाइमेट क्या होता है? ये बहुत सालों से चला आ रहा है, वो हुआ क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबियन वर्ड मॉसिम। और हमारा इंडिया का क्लाइमेट क्या है? मॉनसून टाइप है। और मॉनसून का मतलब क्या होता है? ये ना अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जो किस वर्ड से निकला है? मौसिम से, विच मीन्स सीजन। इसका मतलब क्या होता है? सीजन।
Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. Agriculture in India is dependent on rains. Good monsoon means adequate rain and a bountiful crop. और इंडिया के ना अधिकतर इंडिया ना ट्रॉपिकल, इंडिया का लोकेशन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में है इंडिया, ठीक है। और फिर यहाँ का जो है अधिकतर रेन ना मॉनसून विंड से आता है, इसलिए यहाँ के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप बोला जाता है, ठीक है। और इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो ना पूरी तरीके से डिपेंडेंट है रेन पे, बहुत ही कम है इरिगेशन का फैसिलिटी इंडिया में, तो ये पूरी तरीके से रेन पे ही डिपेंडेंट है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप। अगर गुड मानसून हुआ तो इसका मतलब है कि बहुत भरपूर मात्रा में रेन होगी और उससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्रॉप मिलेंगे। The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief. अब किसी भी प्लेस का क्लाइमेट किस किस चीज से डिपेंडेंट होता है, लोकेशन पे, एल्टीट्यूड पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी पे एंड रिलीफ पे। Therefore, we experience regional difference in the climate of India. जैसलमेर and बीकानेर in the desert of Rajasthan are very hot. इसलिए ना इंडिया में भी रीजनल चेंजेस मिलते हैं क्लाइमेट में। जैसे जैसलमेर और बीकानेर का क्लाइमेट जो है राजस्थान के पास का, वो बहुत ज्यादा हॉट होता है। वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड, जबकि द्रास और कारगिल जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो फ्रीजिंग कोल्ड है, ठीक है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट, और कुछ कोस्टल प्लेस है जो कोस्ट के साइड है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाता है मॉडरेट क्लाइमेट। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ये ना ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ज़्यादा ठंडा होता है। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेस आर वेरी ह्यूमिड। मॉन्सूरम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, और फिर जो मॉन्सूरम है मेघालय में वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर ईयर जैसलमेर में कुछ बारिश ही ना हुआ हो। जैसलमेर एक ऐसा प्लेस है जहाँ ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर बारिश ही ना हो, और मॉनसूरम ऐसा प्लेस है जहाँ पे इतना ज्यादा बारिश होता है कि वो वर्ल्ड में टॉप मोस्ट प्लेस है मेघालय का, ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है, नेचुरल वेजिटेशन ना the grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. जितने भी grasses, shrubs, trees या कुछ भी जो प्रकृति खुद हम सबको देती है और हम सबको उसको ग्रो करने का जरूरत नहीं होता है, वो सब के सब नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है। नेचर गिफ्टेड नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा तरीके का क्लाइमेट कंडीशन है इसलिए इंडिया के पास ना वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है। अब देखो फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट तो बहुत नेसेसरी है क्योंकि इससे हम सबको बहुत कुछ मिलता है। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे मेन लाइफ गिविंग थिंग। प्लांट रिलीज करता है ऑक्सीजन और फिर हम वो अब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हम सब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को। तो ये हम दोनों एक दूसरे पे आधारित है, मतलब एक दूसरे पे ही है, डिपेंडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है तो ये सबसे ज्यादा है क्योंकि ये लाइफ गिविंग है। The root of the plant bind the soil, thus they control soil erosion. और जो प्लांट के रूट होते हैं वो ना सोइल को बाइंड करके भी रखते हैं, इसलिए भी फॉरेस्ट जरूरी है। फॉरेस्ट और क्या क्या प्रोवाइड करता है हम सबको, फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फूडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स लाइक हनी, गम इटीसी। फॉरेस्ट आर नेचुरली हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल। हम सबको क्या क्या फॉरेस्ट से मिलता है, फर्नीचर मिलता है, फ्यूल वुड मिलता है, फूडर मिलता है, मेडिसिनल प्लांट्स मिलता है, हर्ब्स मिलता है, लेक मिलता है, हनी, गम, मतलब जितना बहुत ही ज्यादा कैटेगरी में फॉरेस्ट हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतना एक लाइफ गिविंग होने के बाद भी वो हम सबको इतने तरीके से हेल्प करता है मानव के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और ना ये नेचुरल हैबिटेट होता है वाइल्ड एनिमल के लिए।
वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ यहीं पे रहना प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। जो रेकलेस जो कटिंग होता है ना ट्री का, मतलब डिफॉरेस्टेशन जो होता है, जो बहुत अधिक मात्रा में होता है ना, उससे नेचुरल वेजिटेशन ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। हम सबको क्या करना चाहिए, जितना हो सके उतना प्लांट को ग्रो करना चाहिए, उतना प्लांट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो भी पहले से है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और फिर बाकी सारे प्लांट को हम सबको ग्रो करना चाहिए, और सबको हर एक पर्सन को बताना चाहिए कि हमारे लिए प्लांट, हमारे लिए ये नेचुरल गिविंग सब्सटेंस कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। We can have special programs like One Mahotsav to involve more people in making our earth green. हम सब में कुछ ऐसा ये कर सकते हैं प्रोग्राम जैसे वन महोत्सव, इसमें ना पीपल सबको इन्वॉल्व करो कि अर्थ को और ग्रीनरी बनाए, जिससे आगे भी सस्टेनेबल तरीके से, आगे जो जनरेशन है वो भी सस्टेनेबल तरीके से सब चीज़ को यूज़ कर सके। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। ये है नहीं, फॉरेस्ट आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट ना होम है, फॉरेस्ट, ठीक है। वन बहुत ज्यादा वैरायटी के जो वाइल्ड लाइफ है उनका घर है। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स विच ड्वेल्स इन द फॉरेस्ट। बहुत ही प्रकार के जानवर, पक्षी, एम्फीबियंस, मैमल्स, इंसेक्ट, वर्म्स और क्या क्या नहीं फॉरेस्ट में रहते हैं, उन सबका घर है फॉरेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। और द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, ये भी बहुत बहुत पार्ट ऑफ द कंट्री में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन। और गिर जो फॉरेस्ट है गुजरात का, वो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। एशियाटिक लायन का घर है गिर फॉरेस्ट गुजरात का, ठीक है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम्स इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। और एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोस जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? असम में। एलिफेंट और कहाँ पाया जाता है? केरल और कर्नाटक में भी एलिफेंट पाया जाता है। कैमल एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डिजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली। कैमल और वाइल्ड एसेस कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट इंडियन डिजर्ट में और रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। वाइल्ड गॉड्स, स्नो लियोपार्ड, बियर, सीटीसी आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। जबकि वाइल्ड गॉड्स, स्नो लियोपार्ड्स, भालू, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयन रीजन में। बिसाइड्स दिस मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वुल्फ, जैकल, निगल, चीतल इटीसी। और इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर है जो हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। और हमारे पास ना ऐसा नहीं है कि जानवर ही बहुत ज़्यादा है, मतलब जानवर का संख्या है हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा, हमारे पास तो बर्ड का भी संख्या बहुत ज़्यादा है, और इसी में हमारा नेशनल पिकॉक भी है, नेशनल बर्ड है। Other common birds are parrot, pigeons, मैना, geese, bulbul and ducks. There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. और ना कितने सारे पक्षी हैं जिनके लिए बर्ड सेंचुरी भी बनाया जाता है ताकि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर ना किया जा सके। दे प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हंटर्स सब बर्ड को मार देते, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये नेचुरल हैबिटेट बनाया जाता है, बर्ड सेंचुरी सब, ठीक है। There are several hundred of species of snakes found in India. Cobra and carrots are important among them. और इंडिया में ना हंड्रेड ऑफ स्पीसीज स्नैक के पाए जाते हैं, जिनमें कोबरा और कैरट्स भी है इम्पोर्टेंट। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रेपिडली। और ये जो कटिंग हो रहा है और हंटिंग हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को ना खतरा हो रहा है और बहुत ज़्यादा रैपिडली डिक्लाइन होते जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ के जानवर सब। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। और कुछ स्पीसीज तो ऐसा है जो खत्म भी हो चुका है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप. The government has also started Project TIE and Project Elephant to protect these animals.
और कहें और इसके लिए इसको बचाने के लिए नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट तो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी किए हैं इन जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, हो गया, इस चैप्टर में इतना ही है। अब इसमें बताने बोल रहा है यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, यू कैन रिफ्यूज टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम प्लांट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स, हॉर्न्स, स्पंस, स्किन्स एंड फीचर्स। आप इसमें बताया जा रहा है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें आप क्या करें कि जो भी बॉडी से जानवर के बॉडी से जो भी चीज़ बनता है, उनके हॉर्न से, उनके बोन से, उनके फर से, स्किन से, फैदर से, किसी भी चीज़ से उसको अवॉइड करें, उसको ले ही ना आप लीजिएगा, ना वो चीज़ बनेगा, ना वाइल्ड लाइफ का हंटिंग होगा और ना ही वाइल्ड लाइफ को खतरा होगा। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और हम सब हर साल फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ वीक मानते हैं। ठीक है, वीक के रूप में मनाते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम। इसके लिए किस चीज़ के लिए कि ये बताने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि एनिमल किंगडम कितना इम्पोर्टेंट है। ये नेचुरल गिफ्ट है जो एक तरीके से सर्कल है जिससे एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट है। तो इसीलिए अगर किसी का भी कोई भी नेचुरल गिफ्टेड थिंग अगर डेंजर में आएगा तो सबका मौत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हम सब सोचेंगे कि पेड़ को काट के, वाइल्ड लाइफ को खत्म करके, वाइल्ड एनिमल को खत्म करके अगर हम सब सर्वाइव करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि हम सब भी उन पर डिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए प्रोटेक्ट नेचर एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है और इस चैप्टर के साथ ये जो ज्योग्राफी क्लास 6 है वो भी पूरा खत्म हो रहा है। ठीक है, अब इसका सारा क्वेश्चन आंसर आप सबको सॉल्व करना है। इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा कल से, क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 1 से। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।